कई दफ़ा कुछ काम करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते। कितने बेशुमार लोग हैं जो चाहते हैं कि वो हर जगह टाइम पे पहुँचे लेकिन फिर वो हमेशा लेट पहुँचते हैं। कितने लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते, खुद छोड़ना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो वज़न कम करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। कितने लोग हैं जो पराठे खा के अपने आप को बुरा भला कहते हैं पर पराठे खाना नहीं छोड़ते। तो हम सब की दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ये है कि हम कोई काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, पहली स्टेज ये है। और दूसरी स्टेज ये है कि फिर जब हम करना चाहते हैं तो पहला ख्याल होता है कि अब तो हम करना चाहते हैं तो कर ही लेंगे। फिर ये ख्याल भी गलत साबित हो जाता है कि जो काम हम करना चाहते हैं तो वो हम कर गुजरते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता। फिर बहुत हिचकियाँ बीच में होती हैं। हर बंदा जिसकी डायबिटीज़ में शुगर हाई होती है तो वो शुगर को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मिठाई से हाथ नहीं रुकता तो शुगर बेकाबू हो जाती है। इसी तरह लोग पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से निकलते हैं दिल के दौरे का इलाज कराने के बाद, और डॉक्टर उन्हें हदायतें देता है कि वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है और देसी घी नहीं खाना, टेंशनें नहीं लेनी, नींद का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, सिगरेट नहीं पीना। और एक हफ्ते अंदर अंदर फिसलते 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 3 हफ्ते में वो वहीं पहुंच जाते हैं जो एक सही सामने बिल्कुल मौत का फरिश्ता सब ऑफिस जैसे नहीं होता, जैसे शहबाज शरीफ ने जगह जगह ऑफिसेज बनाए होते हैं, तो कोई जगह ऐसी हैं जहां मौत के फरिश्ते ने भी अपना सब ऑफिस बनाया होता है। आमतौर पर जो कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ एक छोटा सा दफ्तर, उनका चौकी कह लें उसको, तो वो होता है। तो फिर भी जब लोग निकलते हैं तो वो डॉक्टर की बात को फिर 2-4 दिन के बाद वो स्लिप अवे कर जाते हैं, वापस पुरानी चीज़ों पे आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे कोई प्रोग्राम जब अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं तो वो अपनी पेस पे भी कर रहे होते हैं। यानी अगर वज़न कम करना है और वो अपनी पेस पे वज़न कम कर रहे होते हैं, उनको कोई कह नहीं रहा होता कि आपने 2 महीने के अंदर अंदर वज़न कम करना है। लेकिन अगर कोई पहलवान हो जिसने निचली कैटेगरी में मुकाबला करना हो तो उसके पास अगर 15 दिन हो तो वो वज़न कम कर लेता है, क्योंकि उसकी वो उसमें बड़ी अहमियत वाली बात है। तो वक्ती तौर पर वो वज़न कम करके छोटी कैटेगरी में आ जाता है और बाद में मुकाबले वाले दिन भी वज़न उससे 2-4 किलो ज़्यादा होता है। मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा वज़न कम भी करना चाहता हो और उसके इर्द गिर्द माँ बाप और उसके काउंसलर चाहते हों कि 2 महीने के अंदर अंदर वज़न कम करके नॉर्मल वज़न में आना है, तो मुश्किलात होंगी। वो फिसल जाएगा जो जानता है कि मैंने वज़न कम करना है। जैसे जैसे मरीज़ के रवैये जो है पटरी से उतरना शुरू होते हैं, वैसे वैसे पेरेंट्स के भी हो जाते हैं और वो कंट्रोलिंग हो जाते हैं, वो ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं, वो आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे काम ऐसे वो करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनको हम प्रोवोकिंग कहते हैं। फिर प्रोवोकिंग करते हैं तो उनको नदामत होती है, तो फिर वो अनेबलिंग करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। उनको सिर्फ इंटरवेंशन करनी चाहिए, यानी मदाखलत करनी चाहिए बराए इस्लाह। और वो मदाखलत सिर्फ उनकी इतनी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को मशवरा दें कि जाओ जाके मदद लो, तुम्हें खांसी आ रही है, मतलब तुम्हें एडिक्शन है, तुम्हें बीमारी है। उससे ये तकाजा नहीं करना चाहिए कि तुम नशा कम कर दो या तुम नशा ना करो। ये तो हमने तो पेरेंट्स को भी यही मशवरा देते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, यानी आपके जो वालिदैन हैं, वो हमारी बात मानते हैं। और उनके लिए आसान नहीं होता कि दिन के 4 बजे या 3 बजे अपना काम काज छोड़ के यहाँ आके बैठना। उनके बड़े हाई स्टेक्स होते हैं बिज़नेस के और दीगर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा है कि उनका प्यार उन्हें मजबूर करता है कि वो स्कूल में जैसे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वो पढ़ें। और लेकिन कोडिपेंडेंस ऐसी चीज़ है, कोडिपेंडेंस कंट्रोलिंग बिहेवियर को जन्म देती है। कोडिपेंडेंस, जब आपको ये ऐसा लगता है कि कुल कायनात ख़तरे में है, तो उस वक्त आप जो इमीडिएट सोल्यूशन है ना, जो शॉर्टकट होता है,
उस पे जाते हैं शॉर्टकट के बह जाते, मैं भी तेरे कोल बैठा थे तू भी बह जाते, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, चौकीदारा करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं। वो जुगाड़ है, वो चलाऊ काम है, वो क्विक फिक्स है और हम सब क्विक फिक्स के बहुत ट्यून्ड होते हैं। हमें क्विक फिक्स अपने इर्द गिर्द बहुत बिखरे हुए नज़र आते हैं। चलाऊ काम, वक्ती सलूशन, हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में ये जो चलाऊ काम होते हैं, जो वक्ती तौर पर हमारा काम निकल जाए, ये हमारे इर्द गिर्द बेशुमार बिखरे होते हैं और हम इनको मिरर लर्निंग करते हैं। मिरर लर्निंग होती है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, इसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। जैसे एक बच्चा घर में रहते हुए पैसिव लर्निंग के ज़रिए एक लैंग्वेज सीखता है, उसके ग्रामर के रूल्स सीखता है, वोकेबलरी सीखता है, रोज़ के 200 वर्ड सीख रहा होता है। एक 1.5 साल का बच्चा रोज़ के 200 वर्ड सीख रहा होता है और ग्रामर के रूल्स अनकॉन्शियसली सीख रहा होता है। आप में से किसी ने अपने बच्चों को कभी ग्रामर के रूल नहीं सिखाए होंगे, वो खुद ही सीख जाते हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो रस्म व रिवाज होते हैं, जो जुगाड़ होते हैं, जो क्विक फिक्सेस होते हैं, वो हमें कोशिश करके नहीं सीखना पड़ता है। हमें खुद ही पता चल जाता है कि अगर बिजली का जो स्विच है, वो जो प्लग है, वो जो टूट गया है, तो हम उसमें तारें घुसा के ना नंगी करके तो उसमें साथ माचिस की तीलियाँ डाल देते हैं। जो भी होता है ना क्विक फिक्सेस, ये हम सबको बड़े करीब पड़ते हैं। और जो जेन्युइन फिक्स होता है, जो कि किताबों में लिखा होता है, जिसे कहते हैं गो बाय द बुक, जिसे जब हमारे पास प्रोफेशनल्स आते हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में और विलिंग बेज में, तो कहते हैं कोई रहनुमाई दे दें, कोई गाइडलाइंस दे दें, तो हम उन्हें कह देते हैं गो बाय द बुक। क्योंकि मुआशरे में गो बाय द बुक का कोई रवाज नहीं है। जब डॉक्टर इम्तिहान देते हैं और प्रोफेसर उनका इम्तिहान लेते हैं तो वो बाय द बुक इम्तिहान लेते हैं, लेकिन उसी शाम को उन प्रोफेसर साहब को प्रैक्टिस करते देखें अपने काम की, तो व्हाट वुड यू सी? नो बुक्स। जो एक जुगाड़ है उसके ऊपर सब चल रहे होते हैं और वक्ती तौर पर इससे गुजारा चलता है, पर इन दी लॉन्ग रन नहीं चलता। इन दी लॉन्ग रन गुजारा आपका चलेगा जब व्हेन यू गो बाय द बुक। और आपको शुरू में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डिफ़िकल्टीज़ कम होती चली जाएंगी। अक्सरियत का ये ख्याल होगा कि ये हम कोई रौनक शौनक लगाने के लिए या ये कोई पार्टी टाइप की एक जगह है जहाँ हम आपको सबको बुला के बिठाते हैं। ये एग्जैक्टली ट्रीटमेंट की डिमांड है। इसका किसी फंक्शन से कोई ताल्लुक, किसी तकरीब से कोई ताल्लुक नहीं। और बीमारियों के जो इलाज हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप देखते हैं कि और इलाज बदलते भी रहते हैं। पहले दिल का ऑपरेशन होता था, बाईपास ऑपरेशन, उसके बाद स्टेंट डालने शुरू कर दिए, बदल गया इलाज। और ऑर्थोपीडिक में पहले होता था कि हर चीज़ में प्लस्तर लगाते थे, अब सिर्फ 4 गोलियां लगे तो प्लस्तर लगाते हैं, वरना नहीं लगाते, बल्कि वो हड्डी को फिक्स कर देते हैं एक नेचुरल बोन से। एक ऐसे कील होते हैं जो कि हड्डी के ही बने होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल हड्डी होती है और ये हड्डी टूट जाए तो उसको प्लस्तर लगाने की बजाय ऑपरेशन करके वो कील लगा देते हैं उसमें, जो कि हड्डी को जोड़ देते हैं उस तरह, और वो दूसरे चौथे दिन वो चलना फिरना शुरू कर देता है ब्रेसेस के साथ। इलाज बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज मुख्तलिफ होते हैं। किसी में बातचीत का इलाज होता है, किसी में दवाइयों का, किसी में टीके का। लेकिन ये जो ट्रायंगुलर सेशन होता है, स्टेक होल्डर सेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें जब कोई एक बंदा मौजूद होता है, फ़र्ज़ करें, और उसके माँ बाप मौजूद हैं और नदीम नूर मौजूद हैं और मैं मौजूद हैं, तो ये कुल बनते हैं 5 लोग। तो आपको पता है ये 5 लोग जब आपस में मिलते हैं तो इनके इंटरेक्शंस कितने होते हैं? 45 इंटरेक्शंस होते हैं जब 5 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। जब 3 लोग बैठे होते हैं तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि कोई 2 इंटरेक्शन होते हैं, एक बंदे का दूसरे से, एक बंदे का दूसरे से, लेकिन फिर दूसरे का तीसरे से, फिर पहले का दोनों से, फिर दूसरे का दोनों से, फिर तीसरे का दोनों से। लेकिन जब यहाँ पे 150 लोग बैठे हुए हैं तो ये हज़ारों की तादाद में इंटरेक्शन होते हैं, जो कि आपके जो ब्रेन
सेल्स जो हैं वो सब चीज़ सीख रहे होते हैं। अब वो सारी स्कैनिंग अपने बेटे और अपने मसले के हवाले से कर रहे होते हैं और उनको समझ आ रही होती है कि ये हो क्या रहा है, और ये इतनी थेराप्यूटिक स्ट्रेंथ है इसमें। और मैं तो बड़ा मशकूर हूँ और बड़ा हैरान हूँ कि आप लोग जो हैं इसको समझ गए हैं और आप इसमें शमूलियत अख्तियार करते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में ऐसे सेशंस जो हैं अगर आप तलाश करेंगे इंटरनेट पे तो आपको हार्डली शायद ऐसा सेशन कोई मिले, और जहाँ पे 150 लोग, जिनमें पेशेंट जो कि इंडोर ट्रीटमेंट में हैं, मोस्ट ऑफ देम अगेंस्ट देयर विल, और आउटडोर पेशेंट जो कि आउटडोर में ट्रीटमेंट में हैं या फॉलोअप में आ रहे हैं, या रिकवरी वाले पेशेंट जिनको 2-4 साल हो गए हैं ठीक हो रहे हैं, और इन सब के माँ बाप भी वहाँ मौजूद हैं और काउंसलर भी मौजूद हैं। और जब बात हो रही होती है तो हर एक के अपने अपने साइकोडायनेमिक्स हैं, अपने अपने मुहर्रकात हैं, और आपका जो विज़न है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो विज़न होता है वो आपके बेटे की हद तक होता है। इसको हम कहते हैं टनल विज़न। आप अपने बेटे को देखते हैं, उसकी हरकत और सकनात को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने घर के बैकड्रॉप में देखते हैं। लेकिन जब कोई और भी मौजूद होता है, बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो टनल विज़न नहीं रहता। टनल विज़न ये होता है, तो विज़न ब्रॉड हो जाता है, जिसमें आपको बात समझ आने लगती है। सबसे बड़ी बात है कि आप शेम से निकल जाते हैं, जिसने आपको पकड़ के बांध के रखा होता है। आप में से बहुत हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि किसी किस्म की शेम का या टॉक्सिक शेम का सामना नहीं है। और नशे की बीमारी के इलाज को कहा जाता है कि ये शेम हीलिंग का इलाज है। हर इंसान है जो उसकी बेबसियों के ज़माने हैं, जिसमें वो 2 साल में कुछ बोलना शुरू करता है, 3 साल में वो एक चलता फिरता भागता दौड़ता नज़र आता है, और फिर वो स्कूल जाता है और ABC से शुरू करता है। जब वो इस तरह शुरू करता है तो अपने इर्द गिर्द उसको बहुत सारे दुनिया के चैलेंजेस नज़र आते हैं, और वो परेशान होता है कि मैं किवें करांगा। मतलब एक 5, 6, 7 साल का बच्चा सोचता है, मैं तो ऐसे सोचता था कि खाने कमाने का क्या बनेगा, मतलब मुझे लगता था ये मेरे पास का काम नहीं। तो मतलब इस किस्म की सोचें होती हैं, टीनेजर्स को भी होती हैं कि मेरा की बनेगा। जिनके माँ बाप काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, मालदार भी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ही होता है कि हमारा क्या बनेगा। और तो और बच्चे को इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं कि जब 1.5 साल का बच्चा होता है या 2 साल का बच्चा होता है और उसकी माँ उसको एक कमरे में छोड़ के दूसरे कमरे में जाती है, तो वो परेशान हो जाता है, कहते हैं मेरी माँ छट गई मैनू। मतलब आपको पता है इन चीज़ों का सेपरेशन एंग्जाइटी, अबैंडनमेंट इश्यूज़ बच्चों के इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़रा मियाँ बीवी में थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बात हो जाए तो बच्चे सो ऐना नहीं बसना। आप सोच सकते हैं कि 2 साल का 3 साल का बच्चा जो है वो इस तरीके से सोचता है कि उसके दिमाग में तो ऐना ते वसना नहीं तो मेरा की बनेगा, मैं तो ऐना ते डिपेंड करना। मतलब ये उसकी जो परेशानियां हैं, ये है शेम का बायस कि उसको अपनी इनकैपेबिलिटीज़ का पता होता है एट दी एज ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 कि मैनू ए चीज़ माँ देगी, ए चीज़ मैनू प्यो देगी, ए मेरा मामा देगा, ए मेरी खाला दे। हर वक्त उसके जहन में ये होता है कि बैठे हैं रस्ते कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो देगा। जब ये चीज़ जो है माएँ या बाप उस तरह नहीं सोच सकते, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात होती है उनके लिए कि वो ऐसा सोचा करते थे, और बच्चा ये सोच रहा होता है। और जो चैलेंजेस नज़र आते हैं, लाइफ चैलेंजेस, होमवर्क एक बहुत बड़ा जी, स्कूल का होमवर्क है जी, इम्तिहान पास करना है जी, जान निकली बच्चों को, लूज मोशन लग रहे होंगे ने। मतलब हर वक्त उनकी एक से एक बढ़ के परेशानियां, जो चैलेंजेस, और उसके लिए फिर जो उनको आसान तरीन और करीब तरीन रास्ता नज़र आता है वो क्विक फिक्स का नज़र आता है, जुगाड़ का। फिर उनका कि ऐसे कर लेते हैं, और वो जो जुगाड़ सीखते हैं ये कोशिश करके नहीं सीखने पड़ते, ये अनकॉन्शियसली उनके दिमाग, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो आँखों को नज़र आता है वो सीखते हैं। एनवायरनमेंट हम सब की मिलती जुलती ही होती है ना, डेफिनेटली, लेकिन जुगाड़ हो रहे होते हैं, और ये जो जुगाड़ हैं फिर आगे चल के ज़िंदगी में हम इनको छोड़ना शुरू करते हैं और जेन्युइन
जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ हम रुजू करना शुरू करते हैं और आहिस्ता 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 होपफुली मरने के करीब पहुंचते हैं तो हम फिर वो जुगाड़ छोड़ के तो सही रास्ते अपना लेते हैं। कई जुगाड़ होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे आप कुछ उधार दे दें, कोई 25,000 रुपया 50,000 रुपया उधार दे दें आप, और आप देना नहीं चाहते तो आप कहते हैं मेरा हथ बड़ा तंग है अजकल, मैं तो अगे ही बड़ा खाली हथ हाँ, मैं तो सोच रहा था मैं तेरे को मंगा, किनिया गल्लां करदे लोग। ये जुगाड़ होता है। लेकिन अगर कोई बंदा सीख ले कि ऐसे मौके पे क्या कहना है तो फिर वो ये कहता है कि सॉरी मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकता। वो कहता है क्यों नहीं दे सकते? वो कहता है कि सॉरी मुझे आपको ये बात या ये वजह बताने में बहुत मुश्किल दरपेश है। तो अगला बंदा फिर सियाना होएगा तो आप ही समझ चुप कर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि वो क्यों जुगाड़ का सहारा लेता है, क्यों एक्सक्यूज़ बनाता है, क्यों झूठ बोलता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैंने इसको साफ इनकार किया तो ये मुझे पसंद नहीं करेगा, मैं इसकी दोस्ती से महरूम हो जाऊंगा, मैं इसकी पसंदीदगी से महरूम हो जाऊंगा, और ये वाहद बंदा है जो ज़िंदगी में मुझे पसंद करता है और ये भी मैं खो दूंगा। लेकिन जितने भी जुगाड़ होते हैं जो कि 42 हैं, जिनको हम डिफेंस मैकेनिज़म्स कहते हैं, इज़्ज़त से ज़रा प्यार से उनका नाम लेते हैं डिफेंस मैकेनिज़म्स, लेकिन असल में ये जुगाड़ होते हैं। ये कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ होता है कि कोई हमें कहता है कि की गल है तू बड़ा सुस्त सुस्त नज़र आता है, कहते नहीं देखो मैं चुस्त हाँ, फ़ौरन अपने आप को ठीक कर लेता है। क्योंकि लेकिन अगर आप वैसे ही किसी बंदे की बहुत इज्जत करते हो और अगर आपको पता हो कि आज ये उधार मांगने आया है तो आप चाय के साथ बिस्किट इजाफी दे दें और फिर उसे कह दें कि सॉरी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। और ये भी कहने की ज़रूरत नहीं कि हर वक्त मांगते रहना है, तो कि हो जा बंदा है तो अपना बंदोबस्त कर, कोई कम करया कर। नहीं, जैसे आपको पता है कि जो फ़कीरों को जो बात सबसे बुरी लगती है वो ये होती है कि यार माफ़ करो। मतलब ये जो फ़कीर मांगते हैं तो आप कहते हैं ना माफ़ करो, तो ये इंटरनेशनल कानून है कि उसके बाद वो आपका पीछा छोड़ देंगे। आप कहते हैं सॉरी। शेम इसी चीज़ का नाम है कि हमारे अंदर एक आइडिया है कि मैं एक डिफेक्टिव पर्सन हूँ, मैं घटिया हूँ और लोगों को नहीं पता मैंने ब्रांडेड कपड़ों में घटिया आदमी छुपा के रखा हुआ है और मज़ीद एहतियात के तौर पर मैं बड़ी कीमती गाड़ी में भी जा रहा हूँ तो लोगों को नहीं पता। लेकिन फिर भी वो कॉन्शियस रहता है कि किसी न किसी तरह इसको आइडिया ना हो जाए। तो ये चीज़ें जिसे हम ओरिजिनल शेम कहते हैं, तो ये हर आदमी की जो इब्तदा है वो काफ़ी ख़राब हालात में होती है। बंदा बाद में फैशनेबल हो जाता है, लेकिन इंसान की जो इब्तदा है इस दुनिया में वो काफ़ी कसम-पुरसी के आलम में होती है। और फिर उसको दुनिया कहती भी है कुछ ना कुछ, माँ बाप बच्चे को बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये बच्चे, तो वो काफ़ी ऐसी बातें बच्चों को, हालात जो ऐसे हुए, एक बंदा बार बार आपको कोई ना कोई बुरे बात कह रहा है, वो आपकी बेहतरी की नज़र से बज़ाहिर नुक्ताचीनी कर रहा है, और आप कोई 5 साल के हैं या 6 साल के हैं और वो बंदा जो है 25-30 साल का या 35 साल का है आपका वालिद, तो ऐसे करके आप देख रहे हैं और वो ऊपर से बात कर रहा है, तो उसकी बात का आपके ऊपर काफ़ी असर होता है। कोई भी बाप अपने बेटे को कुछ भी कह सकता है, होंगे कम या ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत शेम होती है, और ये जेनेटिक भी है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ भी है। कुछ शेम जिसे हम जेनेटिक ओरिजिन की शेम कह सकते हैं, वो कुछ लोगों में, कुछ फैमिलियों में, कुछ ख़ानदानों में ज़रा ज़्यादा होती है। शेम इज़ वेरी नेचुरल टू एवरीबडी। इस दुनिया में जो आएगा, ख़ास तौर पर अगर युगंडा में पैदा होगा या पाकिस्तान में पैदा होगा या अफ़गानिस्तान में पैदा होगा तो, या इंडिया में पैदा होगा, तो ये जो रीजन है तो उसकी तो शेम इंतहाओं पे होगी। लेकिन अगर वो ज़्यादा सिविलाइज्ड मुल्कों में पैदा होगा तो हो सकता है उसकी कोई बचत हो जाए। वैसे अभी तक दुनिया में ऐसी जगह कोई नहीं है जहां इंसान की शेम से बचत हो जाए। अमेरिका में माँ बाप अपने बच्चे को ज़िंदगी के 18 साल में 18,000 दफ़ा ये कहते हैं कि तुम बहुत फजूल आदमी हो, नखिद आदमी हो,
डॉग फेस हो और इस तरह की बहुत सारी बातें। पाकिस्तान में अब आप सोच लें कि कितनी दफ़ा क्या कहते होंगे, और माँ बाप जैसी मोतबर हस्ती जब हमें बार बार इस तरह कहे, और मस्जिद से मौलवी साहब भी यही पैगाम दें कि ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं बनना, ਤੁਹਾਨੂੰ छित्तर ही पैने ने, अखीर ते तुसीं कर लो जो करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ छित्तर ही पैने ने अखीर ते। मुसलमानों, तो जो भी तुसी करना है कर लो, पर तुसी बचत नहीं होनी ਤੁਹਾਡੀ कोई। और स्कूल टीचर जो कहे कि ए तेरी शक्ल लगती है जिवें तू कोई मरासियां का मुंडा है, मतलब स्कूलों में टीचर इस तरह की बातें आम, मतलब आजरा है तो फन तबाह कर देते हैं। तो उसके बाद फिर दोस्तों की बारी आती है, तो मुझे बताएं कि जब भी 5 दोस्त होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? किसी एक को रिड्डी को एक नू निशाना बनाया होता है, एक विच चौधरी होता है, वो ज़रा पैसे पूसे खर्च करने वाला, तो वो बिस्ती कर रहे होते हैं। और ऐसे जब बंदा शेमफुल हो जाता है, पूरा फुल ऑफ शेम मतलब, तो फिर बीवी की बारी आती है, कहते हैं मैं की पाया था नाल ब्याह करके। मुझे बताइए आज तक कोई खामोद हो जिसने ये फिक्राना सुना हो कि मैं की पाया था नाल ब्याह करके? ताज़ा रिकवरी में मेमोरी के प्रॉब्लम होते हैं, ताज़ा रिकवरी में, लेकिन वो मैं बात कह रहा था कि बीवी कहती है कि मैं की पाया, तो फिर बच्चे आते हैं वो की कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, नेट रिजल्ट कट के हथ च फड़ा कि तुसी अज तक साढ़े लिए कीता ही की है। तो मतलब ये इंसान का बचाव बड़ा मुमकिन है, चीज़ है कि वो अपना बचाव आप कर ले। डेली बेसिस पे कितना गर्दो गुबार, कितना हमारे ऊपर जो है ये तूफ़ान धुआं होता है। जब रात को आप घर जाते हैं तो नहा लेते हैं तो जिस्म साफ़ हो जाता है ना, लेकिन दिमाग का भी तो कुछ करना चाहिए कि सारा दिन जो हम बातें फ़िक्रे सुनते हैं तो रात को उनका कोई प्रोसेस कर ले, क्लिनजिंग का कोई प्रोसेस कर ले, दांत साफ़ कर लेते हैं, नहा लेते हैं, साफ़ कपड़े फिर नए सिरे से पहन लेते हैं, सारे दिन के बदल लेते हैं कपड़े। तो एक स्पिरिचुअल क्लिनजिंग का जो प्रोसेस है अगर वो कर ले सोने से पहले, तो वाकई फिर बहुत आसानियाँ पैदा हो सकती हैं।